गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंदर वर्मा आज आपके लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन 2022 का बीए पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है एशिया का भूगोल या हम यूँ कहेंगे जियोग्राफी ऑफ एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है यह जो क्वेश्चन हैं आपको पसंद आएंगे। यदि आज का ये जो टॉपिक है या ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको पसंद आए तो इन्हें लाइक, शेयर व कमेंट्स करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के पेपर भी आप लोगों को उपलब्ध हो सकें। तो आज का जो अपना पेपर है शेखावाटी विश्वविद्यालय सत्र 2021-22 बीए पार्ट थर्ड जियोग्राफी का जो फर्स्ट पेपर है जियोग्राफी ऑफ एशिया, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका ये जो पेपर है ये या तो आपका 75 नंबर का हो सकता है या 45 नंबर का हो सकता है। इसी प्रकार इसका जो समयावधि होगी वो 1 घंटा और 30 मिनट होगी, जिसमें आपको कोई 9 या 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से कोई भी 3 या 5 प्रश्नों के आपको आंसर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 15 अंक का होगा। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया के मानचित्र में किन्हीं 5 को प्रदर्शित कीजिए। यानी आपको 8 या 10 पॉइंट दिए जाएंगे जिनको में से आपको केवल 5 पॉइंट मानचित्र में प्रदर्शित करने होंगे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट मानचित्र का आएगा, सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें एबेसेदा आपको भरने होंगे। तो इसमें मानचित्र के लिए कुछ उदाहरण के तौर पे मैंने लिए हैं, जैसे स्वेज नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसी प्रकार लाल सागर, किरकुक जो एक प्रकार से तेल क्षेत्र है, सिंगापुर व संघाई, ये आपको मानचित्र के लिए दर्शाने के लिए दे सकते हैं। या गंगा नदी, हांगहो नदी, अरावली पर्वत, बेकाल झील या बाल्कस झील, टर्की की वान झील, टोबा झील, मृत सागर, कैस्पियन सागर, सुंगारू जलसंधि, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको उदाहरण के तौर पे मैंने मानचित्र के लिए इसमें दर्शाए हैं। तो ऐसे ही पॉइंट आपको क्वेश्चन के अंदर दिए जाएंगे, 7 या 10 जो भी हैं, तो उनमें से केवल आपसे 5 पॉइंट मानचित्र में भरवाए जाएंगे। तो इस प्रकार फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आएगा उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें 8-10 पॉइंट दिए जाएंगे जिनमें से किन्हीं 5 को आपको मानचित्र में प्रदर्शित करने होंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसमें मानचित्र में आपको इन पॉइंट्स को सही और बिल्कुल सही जगह आप इन्हें प्रदर्शित करो। कुछ एक पॉइंट मैंने भी मानचित्र के तौर पे अपने YouTube के चैनल पे डाल रखे हैं, तो वहाँ से भी कुछ एक पॉइंटों को आप देख सकते हो। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये उस मानचित्र में भी आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप मानचित्र भरना भी सीख सकते हो। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन अपना आता है वो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपको 5 एबेसेदा के क्वेश्चन दिए हुए होंगे जिनमें आपको केवल एबेसेदा के अकॉर्डिंग उनके आंसर देने होंगे। जिसमें फर्स्ट है कि भारत की प्रमाणिक समय रेखा कितनी है। तो भारत की जो प्रमाणिक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो जो गोबी मरुस्थल है ये चीन में स्थित है। इसी प्रकार थर्ड जो क्वेश्चन है कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, मोसुल व लाली कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी मोसुल व लाली कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चीन का शोक किसे कहते हैं। यानी चीन का शोक किसे कहते हैं। तो चीन का जो शोक है वो हांगहो नदी को कहते हैं। तो इस प्रकार जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें का जो सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसमें 5 एबेसेदा आपके
हो सकते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पे कुछ एक मैंने ABCD आपको डाले हैं, जिसमें भारत की प्रमाणित समय रेखा कितनी है, तो वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है। इसी प्रकार हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। इसी प्रकार मोसुल व लाली कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो मोसुल व लाली मुख्यतः खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन आता है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एशिया को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए। यानी जो आपके एशिया का भूगोल में एशिया के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको मैप में आपको दर्शाना है और उनमें से किसी एक प्रदेश का ही आपको वर्णन करना होगा, या आपको किसी एक प्रदेश का नाम दे दिया जाएगा, उसी का आपको वर्णन करना होगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है एशिया के अफवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि या तो कोई एक अफवाह तंत्र आपसे पूछ सकता है, या एशिया के संपूर्ण अफवाह तंत्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो एशिया के अफवाह तंत्र में प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र, हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र, आर्कटिक अफवाह तंत्र, इसी प्रकार भूमध्य सागरीय अफवाह तंत्र, इसी प्रकार आंतरिक अफवाह तंत्र आते हैं। तो इनमें से या तो किसी एक के बारे में पूछ सकता है कि संपूर्ण का छोटे छोटे रूप में आप इसका वर्णन कर सकते हो संपूर्ण के लिए आए तो। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि एशिया की मृदा का वर्गीकरण कीजिए। तो पहले तो आपको मृदा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह देनी है। इसके अलावा इसके बाद में आपको एशिया की मृदा का वर्गीकरण करना है। तो इस प्रकार ये 2 व 3 व 4 जो क्वेश्चन थे अफवाह तंत्र, मृदा व भौतिक प्रदेशों के लिए थे। अगला जो क्वेश्चन आता है कि चाय व चावल की कृषि का उत्पादन व वितरण कीजिए। अब इसमें आपको चाय के बारे में भी पूछ सकता है या चावल के बारे में भी पूछ सकता है। तो पहले तो चाय व चावल की आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है या आवश्यक दशाएं बतानी है। इसके अलावा चाय व चावल का उत्पादन कहाँ होता है, इसका वितरण क्या है, इसका व्यापार कौन कौन से देशों के साथ किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको चाय व चावल की कृषि के लिए लिखनी होंगी आंसर में विथ मानचित्र के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन आता है कि लौह इस्पात या सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन व वितरण कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको लौह इस्पात उद्योग के बारे में पूछ सकता है या सूती वस्त्र उद्योग के बारे में भी आप उत्पादन व वितरण आपसे पूछा जा सकता है। तो जिसके बारे में आपसे पूछा जाए उसी का आपको वर्णन करना है। लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारक हैं, ठीक है। इसी प्रकार लौह इस्पात उद्योग का वितरण है। इसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक व वितरण आपको करने हैं, इनका उत्पादन भी आपको इसमें दर्शाना है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि कोयला या पेट्रोलियम खनिजों का वर्णन कीजिए। यानी कोयला खनिज के बारे में पूछ सकता है या पेट्रोलियम खनिजों के बारे में भी आपसे उत्पादन व वितरण इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि जापान या चीन के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। यानी या तो जापान की औद्योगिक जो पेटियां हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या चीन की औद्योगिक पेटियों के बारे में या औद्योगिक प्रदेशों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उसी का आपको वर्णन करना होगा। लास्ट टाइम जैसे जापान के औद्योगिक प्रदेश आए हुए हैं, तो हो सकता है आपकी बार चीन के औद्योगिक प्रदेश आ सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। यानी अगला जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो पाकिस्तान के जो भी प्राकृतिक प्रदेश हैं उनका वर्णन करना। इसी प्रकार टिप्पणी के अंदर 2 टिप्पणियां मैंने डाली हैं कि चीन की खनिज संपदा और दूसरा है एशिया की जनसंख्या। तो चीन की खनिज संपदा के बारे में भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, एशिया की जनसंख्या के बारे में भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इससे आगे टिप्पणी और देखना चाहो तो आप इंडोनेशियाई कृषि देख सकते हो। तो इस प्रकार जियोग्राफी एशिया के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है या हम यूँ कहेंगे ये जो गैस पेपर है एक प्रकार से आपको पसंद आएगा। तो यदि यह पेपर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व कमेंट्स करें।
और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के जो पेपर हैं वो भी आपको उपलब्ध हो सके, आगे की जो भी अपडेट है वो आपको उपलब्ध हो सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।